नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइन्स के जरिए। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है पाकिस्तान से जुड़ी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। कबूल है भारत ने हमारी पिटाई की है। जी हां, भारत के जो डिप्टी पीएम है उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और अब उनका बयान जो है वो चर्चाओं में है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरीके से जो कार्रवाई की थी उसका क्या कुछ असर जमीनी स्तर पर पाकिस्तान के अंदर रहा, उसकी सच्चाई और उसकी पोल खोलती हुई नजर आए। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर, थकिए मत अभी और हारना है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि ये बयान दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और कांग्रेस को लेकर ये तंज कसा गया। दरअसल गुजरात में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और साथ ही राहुल गांधी पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो एक और तीसरी महत्वपूर्ण खबर, श्री राम की शरण में सीएम चंद्रबाबू नायडू। जी हां, चंद्रबाबू नायडू जो है वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। हालांकि इससे पहले पिछले साल भी वो रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और रामलला के दर्शन करने के बाद में उनकी तरफ से बयान भी सामने आया मंदिर की भव्यता को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। मई की उस काली रात को पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा जब भारतीय जांबाजों ने सरहद पार जाकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को अंदर तक हिला दिया था। भारतीय सेना के निर्णायक कार्रवाई के बावजूद महीनों तक सब कुछ ठीक है कर राग लापने वाला पाकिस्तान ने अब आखिरकार घुटने टेक ही दिए। पाकिस्तान के जो उप पीएम है, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि भारत के जो सटीक हमले हैं उससे उनके सैन्य ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारतीय ड्रोनों के गरजने की बात अब खुद इस्लामाबाद की गलियों में गूंज रही है। और ये महज भारत की एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि 22 अप्रैल को पहलगाम में शहीद हुए 26 मासूम नागरिकों को लहू का हिसाब था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह साफ कर दिया था कि भारत अब केवल कड़े शब्दों में निंदा नहीं करता बल्कि घर में घुसकर हिसाब चुकता करता है। इशाक डार ने अपने साल के अंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे किए वो पाकिस्तान की सेना की कमजोरी की गवाही दे रहे हैं। इशाक डार ने आखिर क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का कबूलनामा। तो जी हां, पाकिस्तान ने जो सच है वो अब कबूल लिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने ये सच को कबूल किया है और इस दौरान आपको बता दें कि 36 घंटे के अंदर 80 ड्रोन दागे गए, ये बात मानी गई। उप प्रधानमंत्री इशाक डार की तरफ से ये बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को उसको स्वीकार किया गया उनकी तरफ से, जिसको लेकर अभी तक लगातार नकारा जा रहा था और कहा जा रहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान के विदेश और उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार और इशाक डार की तरफ से ये बयान सामने आया है। डार ने हमले की बात भी मानी है। ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ उसको भी कबूल किया, उसको भी स्वीकार किया। और आपको बता दें कि इशाक डार ने नूर खान एयरबेस पर हमले की पुष्टि की। साथ ही पाकिस्तान के विदेश और उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, जिनकी तरफ से अब यह बयान सामने आया है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो अप्रैल से लेकर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से लगातार यही बयान दिए गए हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है पाकिस्तान को। लेकिन कहते हैं कि सच एक दिन निकलकर सामने आता है और आज पाकिस्तान ने इसको कबूल भी लिया है। आखिर क्या कुछ इशाक डार की तरफ से कहा गया है वो आपको बताते हैं। इशाक डार ने साफ तौर पर कहा कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जिसको लेकर अभी तक पाकिस्तान लगातार नकार रहा था। कम समय में पाकिस्तान में कई ड्रोन भेजे गए, इस बात को भी कबूल किया गया।
भारत ने 36 घंटे के अंदर 80 ड्रोन भेजे। इस बात को अब कबूल किया गया है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की तरफ से। इस हमले में कई सैनिक घायल हुए थे, इस बात को भी कबूल किया गया। और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, इस बात को भी कबूल इशाक डार की तरफ से किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब पोल खुलती हुई पाकिस्तान की नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान बिल्कुल भी राजी नहीं था सच्चाई को मानने से, जबकि उसकी चौतरफा इस चीज को लेकर निंदा भी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें, इससे पहले जरदारी की तरफ से भी कबूला गया है जो सच्चाई है, जरदारी ने भी उसको कबूल किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने भी खुलासा किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खौफ था, इस बात को उन्होंने कबूल किया है। और साथ ही भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान सहम गया, ये बात वहां के राष्ट्रपति ने कहा। पाकिस्तान के जो नेता हैं, सेनाओं में तो डर था ही, लेकिन नेताओं में भी डर का माहौल था और सेना ने बंकर में जाने की भी सलाह नेताओं को वहां पर दी थी कि आप बंकर में चले जाइए, सुरक्षित रहेंगे। और ये अब धीरे धीरे जो सच्चाई है पाकिस्तान की, वो अब निकलकर हम सभी के सामने आ रही है। और लगातार इसको लेकर अब पाकिस्तान के ही जो नेता हैं, मंत्री हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वही अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं और सच्चाई सबके सामने आ रही है। आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था जिसको लेकर ये बयान दिया गया है, एक नजर फटाफट से उस पर डालते हैं। जहां आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, जहां भारत की तरफ से 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान पर यह हमला किया गया था, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस हमले में आतंकियों के ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना भारत की तरफ से बनाया गया था, भारतीय सेना की तरफ से बनाया गया, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को सीधे तौर पर तबाह किया गया था। और बताया भी गया था बाद में कि आखिर वो कौन कौन से 9 ठिकाने थे आतंकियों के। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया था, जिसमें कई सारी जगह थी। 100 से ज्यादा आतंकी उस दौरान ढेर हुए थे और इस एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस को भी तबाह किया गया था। साथ ही कई पाकिस्तानी सैनिकों की भी इसमें मौत हुई थी और काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान लगातार इससे नकारता आया है कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम हैं, उन्हीं की तरफ से यह बयान सामने आ गया कि वहां के नेता किस तरीके से डरे और सहमे हुए थे। भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उससे पाकिस्तान को जमीनी स्तर पर कितना नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान हर बार सच्चाई को झुटलाता आया है। जितना नुकसान उसको हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस पर कभी भी सहमति नहीं जताई। लेकिन अब एक एक करके वहां के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं और सच्चाई को कबूल कर रहे हैं। ने अपने आप को एलिवेट करके फील्ड मार्शल वो बने रहेंगे, इसके खिलाफ भी पाकिस्तान के जो सिविलियन जो गवर्नमेंट है, उन सारे के बीच में भी एक अंदर से एक बहुत अच्छा उनको नहीं लग रहा है। और इसलिए पाकिस्तान के जो सिविलियन लोग हैं, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। इसाक डार जो वहां के उप प्रधानमंत्री हैं, वहां के विदेश मंत्री का भी ओहदा उन्हीं के पास है, उनका ये कहना निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण है कि जो नहीं कह रहे हैं कि किस कारण से भारत ने हमला किया। देखिए, भारत ने तो हमला केवल किया था, पहले आतंकवादी जो ठिकाने थे, उन आतंकवादी ठिकानों पे एक लक्षित कार्रवाई थी, उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का। लेकिन जब उन आतंकवादी ठिकानों के बचाव में पाकिस्तान की सेना आई, तब भारत की सेना ने भी उनको जवाब देना शुरू किया और उसके बाद पाकिस्तानी सेना के कई जो ठिकाने थे वो क्षतिग्रस्त हुए। यह बात पाकिस्तान अभी तक नहीं कह रहा है। उसका उद्देश्य यह है, ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसका उद्देश्य है कि थोड़ा सा इसी बहाने जो है दुनिया में सहानुभूति ली जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई भारत ने। और इसके साथ अगर वो आतंकवाद और पहलगांव की घटना को जोड़ देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। दुनिया यह भी समझती कि आतंकवाद के कारण भारत ने हमला किया। वो सिर्फ यह बता रहा है कि भारत के हमले से हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचा, तो निश्चित तौर पे
यह भारत के लिए तो कम से कम इस बात का है कि हमारी सेना ने बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई की और बहुत ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। और आज वहां का राष्ट्रपति जो है उनको भी मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि आप बंकर में छुप जाइए, तो निश्चित तौर पे उनके लिए खतरे की घंटी थी और वो डरे हुए जरूर होंगे ये सारे लोग, पाकिस्तान के सिविलियन नेता। और आज उनके मन से ये बात निकल कर आ रही है कि जो सेना ने जो डिवास्टेशन क्रिएट किया आतंकवादियों को पनाह देकर, उसके कारण ये स्थिति पहुंची। वो नाम भले ही आतंकवादियों का नहीं ले रहे हो, वो नाम भले आतंकवादी घटना का नहीं ले रहे हो, लेकिन उनके खिलाफ, आसिफ मुनीर के खिलाफ जो गुस्सा है और जो एक कह सकते हैं नाराजगी है, वो नाराजगी जो है इन बातों में झलक कर सामने आ रही है। जी जी हाँ अखिलेश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की तरफ से लगातार इसी बात पर जोर दिया गया कि जो हमले किए गए थे वो आतंकियों के ठिकाने पर किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इसको मानने पर राजी नहीं था और अब सच्चाई धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। जबकि भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ही सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत तक पूरी दुनिया के सामने रख दिए थे। यही मैं बात लगातार कह रहा हूं कि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उन सारे लोगों ने यह कहा कि हमारे परमाणु ठिकानों पे खतरे की स्थिति थी, हमारे सेना के जो ठिकाने थे उन पे भारत ने हमला किया, हमको बहुत भारी क्षति हो रही थी, न्यूक्लियर वार हो सकता था। ये सारी बातें उन्होंने जाके रोया धोया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कही कि हमारे तरफ से आतंकवादियों ने हमला किया पहलगांव के अंदर और हमारा पाकिस्तान उन आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको सपोर्ट करता है। यह जाकर नहीं बता रहे हैं आसिफ मुनीर या शहबाज शरीफ या उनके कोई मंत्री या उनके राष्ट्रपति आसिफ जरदारी। तो यह जो एक सातिराना अंदाज है, इस सातिराना अंदाज से वो दुनिया को बताना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भारत ने हमला किया, हमको भारी क्षति हुई, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भारत ने हमला क्यों किया। यह अगर बताएं तो माना जा सकता है कि वो काफी ईमानदारी से अपनी नाकाबिलियत को समझ रहे हैं, नाकाबिलियत को बता रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे यह सेना और वहां के सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में एक दरार जो है इस बात को जरूर दिखाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। इसी के साथ रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अब बात करते हैं कांग्रेस के घटते जनाधार की, बार बार चुनावों में मिलती हार की। दरअसल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम के 330 करोड़ रुपए के अलग अलग विभाग के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के द्वारा SIR का मुद्दा उठाए जाने पर तंज भी कसा और सिर्फ तंज नहीं बल्कि जमकर हमला बोला। कांग्रेस और राहुल गांधी को नसीहत भी दे दी उन्होंने। अमित शाह ने कांग्रेस की गलतियां गिनाते हुए भविष्यवाणी भी कर दी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप थकिए मत, अभी आपको तमिलनाडु और बंगाल में भी हारना है। राहुल आम लोगों के वास्तविक समस्याओं से दूर हैं। अब इसके साथ ही अमित शाह ने उन तमाम मुद्दों को भी गिनाया जिनका कांग्रेस ने विरोध किया था। अब आखिर कौन कौन से हैं वो मुद्दे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अमित शाह का कांग्रेस पर ये तंज। तो जी हां, कांग्रेस पर भी तंज कसा और राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स राहुल गांधी नहीं समझते हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं राहुल गांधी अक्सर उनसे दूर रहते हैं, उन्हें नहीं समझना चाहते और इसीलिए बार बार वो चुनाव हारते हैं। ये बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आगे भविष्यवाणी कर दी कि थकिए मत, अभी तमिलनाडु और बंगाल में भी आपको अभी हारना है। 2029 के जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर सत्ता में बीजेपी लौटेगी और देश की सोच से मेल नहीं खाती कांग्रेस की राजनीति। ये बात गृह मंत्री की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भरोसे और जनता की जरूरतों को समझा और उनके हिसाब से ही काम किया है, अपना शासन किया है। राहुल गांधी आम लोगों की वास्तविक समस्याओं से काफी दूर हैं और वो SIR जैसे मुद्दों को समझने में ही लगे रहते हैं। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी तंज और साथ ही राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने इस भाषण में कांग्रेस की हार आखिर क्यों हुई है उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आखिर क्यों बार बार हार रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार है। जनता की पसंद का राहुल ने हमेशा विरोध किया है। कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया है। आखिर वो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं
जिनको लेकर विरोध किया गया वो भी आपको बता रहे हैं। इस दौरान कहा कि घुसपैठियों को रोकने का भी विरोध कांग्रेस कर रही है। 3 तलाक का भी विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने आर्टिकल 370 का भी विरोध किया। जब संसद में उसको लाया गया था उस दौरान भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कई सारे सवाल उठाए थे कि हालात खराब हो जाएंगे, ये तमाम बातें कही गई थी, यानी कुल मिलाकर विरोध हुआ था। काशी का जब नया मंदिर बना तब भी कांग्रेस का ये विरोध जारी रहा। कॉमन सिविल कोड को लेकर के भी विरोध लगातार जारी रहा। पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक हुआ उसका भी विरोध लगातार किया गया। तो कांग्रेस आखिर क्यों बार बार हार रही है, इन तमाम चीजों को सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिखाया गया और बताया गया। इसके साथ ही आखिर जनता से जुड़े हुए आखिर कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं जिनका कांग्रेस ने लगातार विरोध किया। उसमें मुख्य तौर पर आता है राम मंदिर और सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवादियों के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है, तमाम सवाल उठाए हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 370 और साथ ही समान नागरिक संहिता, इसका भी लगातार कांग्रेस ने विरोध किया। और इसके साथ ही 3 तलाक विरोधी अधिनियम और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के खिलाफ भी लगातार कांग्रेस है, जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अनुज, अमित शाह ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी हमलावर होते हुए नजर आए और साथ ही राहुल गांधी को नसीहत भी दी कि आप जनता के बीच में जाकर के जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको समझिए, ना कि एसआईआर जैसे मुद्दों को समझने में अपना समय व्यर्थ कीजिए। देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात है कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये तंज क्यों कसना पड़ा। ये तंज इसलिए कसना पड़ा क्योंकि बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी लगातार देश के अंदर जा रहे हैं और वोट चोरी का मामला बता रहे हैं। अपनी हार को वो वोट चोरी करार दे रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबा राहुल बाबा, अभी जो है हार मत मानिए, अभी तो कई राज्यों की हार आपको देखनी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जनता की भावना से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश हित में जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमेशा उनको विरोध करना ही भारी पड़ता है कांग्रेस और उनके नेताओं को। लगातार एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में हार होती जा रही है। और मुझे तो अभी वो वक्तव्य याद आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर इस बात को कृतिका कहा था कि वो एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि विपक्ष लगातार इतना कमजोर होता चला जाए कि राज्यों के अंदर उनकी विधानसभा और लोकसभा के सीटों का खाता भी ना खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था संसद के अंदर। तो निश्चित तौर पर जब एनडीए सत्ताधारी पार्टी जो आज देश के अंदर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो खुद इस बात को कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष का होना देश में बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे आपने भी कृतिका बताया, धारा 370 देश से जुड़ा हुआ मुद्दा, राम मंदिर लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, आप उनका विरोध करते हैं। देश के अंदर जितने भी नए कानून बने आप उनका विरोध करते हैं, और जो अंग्रेजी शासन की याद कानून दिलाते हैं उनको हटाते हैं तो भी आप उसका विरोध करते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा तंज कसा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT प्लस से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टिंकोस मसाला। मसाले सच MDH। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, जीरो एमिशन, शांत और आधुनिक CCTV, GPS और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब बात करेंगे राम मंदिर की, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। लाखों श्रद्धालु रोज रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जहां एक और आम लोग मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रामनगरी अयोध्या पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू ने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजन किया। राम मंदिर के प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भी वो सहभागी बने और इसके साथ ही सप्त ऋषि मंदिर में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। साथ ही आपको बता दें कि इन सब के बीच खास बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू साउथ के चौथे बड़े लीडर हैं जिन्होंने अयोध्या का दौरा किया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे राम के नाम पर पूरा देश इस समय एकजुट हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं श्री रामलला के दरबार में सीएम नायडू। तो जी हां, रामलला के सामने हाजिरी लगाते हुए सीएम नायडू नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ में वो शामिल हुए और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और जिन्होंने अयोध्या पहुंच करके रामलला के दर्शन किए। सप्तऋषि मंदिर के भी उन्होंने दर्शन किए। विधि विधान से उन्होंने पूजा पाठ किया और साथ ही प्रतिष्ठा द्वादशी जो यज्ञ था वहां पर, उसमें भी वो सहभागी बनते हुए इस दौरान नजर आए। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने जो सप्तऋषि मंदिर वहां पर अयोध्या पर जो राम मंदिर के जो परिसर में बनाया गया है, वहां पर भी वो मत्था टेकते हुए नजर आए और विश्व कल्याण की कामना की। उन्होंने मंदिर की भव्यता और शिल्पकला को उन्होंने निहारा। पिछले साल भी चंद्रबाबू नायडू ने रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इस साल भी वो वहां पर पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही रामलला के अभिभूत होते हुए नजर आए हैं सीएम चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने कहा कि राम राज्य किसी भी सरकार के लिए बेंचमार्क नहीं है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। We are all always measure Rama Rajya is the best way of governance. That is the benchmark for any government. Ayodhya temple is going to play very crucial role for building spiritual values. Now another 2 years time, this temple will be the benchmark in future for other temples. और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, रामलला के दर्शन करने के लिए तो हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच सीएम चंद्रबाबू नायडू भी वहां पर पहुंचे, दर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने जो भव्यता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रामलला का जो ये मंदिर है वो किसी भी सरकार के लिए बेंचमार्क नहीं है। जी, उन्होंने साफ कहा कि राम राज्य की जो परिकल्पना है वो हर सरकार के लिए एक मानक होती है और दुनिया भर में जिनको आस्था है सनातन के प्रति, राम के प्रति, वो अयोध्या आना चाहता है। और ये इसी का उदाहरण है कि 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन अयोध्या पहुंचते हैं प्रभु श्री राम
के जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करने हुए, तो वो भी पहुंचे और अभिभूत हो गए वहां पर। वहां पर तकरीबन 3.5 घंटे उन्होंने बिताए। वहां पर दर्शन पूजन करने के बाद पूरे मंदिर परिसर क्षेत्र में उन्होंने निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। और जैसे आपने बताया कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दूसरी वर्षगांठ का समारोह चालू हो गया है, उसमें भी शिरकत की उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इससे पहले वो आए थे और इसके बाद अब आ रहे हैं, और अब आकर जो यहाँ पर उनको दिव्यता अलौकिकता यहाँ पर महसूस हो रही है, वो अपने आप में उससे अभिभूत है, सौभाग्यशाली है कि उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए। और रही बात प्रभु श्री राम के मूल्यों की, उन्होंने कहा कि यह मूल्य जीवन में अपनाने की चीज है। पूरे समाज में, पूरे सरकार को भी इसी परिकल्पना को समझते हुए अपनी सरकार की नीतियों को बनाना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के विकसित हुए बिना विकसित भारत की संकल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने यहाँ के कार्यों की तारीफ भी की। और उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के मूल्य को और आदर्शों को अपनाना सबसे बड़ी चीज है जीवन में। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से श्रद्धा रही है, इससे पहले भी वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यहाँ आ चुके हैं और आज आकर उनको बेहद ही खुशी मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इसी के साथ दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जरूरी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।